हेलो फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम, संग नमामि। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ये है जो आप देख रहे हैं, ये समण धम्म दीक्षा भूमि नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का दीक्षा भूमि है, जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली थी। वहाँ पर ये स्तूप बना है। और इसमें ये जो आप द्वार देख रहे हैं, ये सांची से लिया गया द्वार है। और ये इस स्तूप के चारों ओर ये इस तरह के द्वार बने हैं और चारों साइड से इसमें एंट्री का प्रोविज़न है। ये आप देख सकते हैं। अभी हम चूँकि 2 अक्टूबर 2025 को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी समणों का मेला लगने जा रहा है। समण संघ के तत्वाधान में 20 से 22 साथियों की एक टीम समण धम्म दीक्षा भूमि नागपुर में पहुंची है और वहां के कार्यक्रम की योजना कैसे इम्प्लीमेंट करनी है उसका लोकार्पण कर रही है। कहाँ ये वहाँ का नज़ारा है साथियों, कहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए और कहाँ पर से टीम एंट्री करेगी, कहाँ से साथी रहेंगे। चूँकि 20 लाख समण इस स्थल पर उस दिन इकट्ठा होंगे। सभी सेक्टर्स में काम करने वाले सभी समण भाई यहाँ उपस्थित होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पंचशील का पताका लहराता हुआ दीक्षा भूमि के इस स्तूप पर, जो कि बाबा साहब की यहाँ समाधि है। इसमें बाबा जो जैसे ये बार आप देख रहे हैं, इसी का ही इसके अंदर कांच का एक सेम इसी तरह की बिल्डिंग्स का एक नमूना अंदर रखा है। हम आपको आज इसी के बारे में बताएंगे, तो लेकर चलते हैं। देखिए साथियों, हम अपने जहां हम ठहरे हैं चचौली नागपुर शांतिवन में, वहाँ से हम निकल गए हैं और ये नागपुर के रास्ते से होते हुए हम आज अपनी टीम के साथ निकल पड़े हैं धम्म दीक्षा भूमि नागपुर, जो कि जिसको हम अभी दिखा रहे थे। आपको विस्तार से इसके बारे में दिखाएंगे भी और वहाँ पर उपस्थित साथियों से चर्चा भी कराएंगे। हमारे एक साथी हैं प्रीतम प्रियदर्शी सर, जो कि समण दीक्षा भूमि नागपुर की टीम में एज ए एक्टिव मेंबर के रूप में काम करते हैं। उनसे भी मुलाकात करेंगे आज और उनसे पूरी वहाँ की स्थिति और परिस्थिति को जानेंगे, किस तरह से वहाँ पर कार्य योजना इम्प्लीमेंट करनी होती है, क्या व्यवस्था रहती है, उसके बारे में आज हम उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी साथी मिलकर पूरी प्लानिंग करेंगे। कैसे प्रचार प्रसार होगा, कैसे 1 लाख समण गंध वितरण किए जाएंगे, उनकी क्या कार्य योजना बनानी है, कैसे हज़ारों की संख्या में टी शर्ट वितरण की जाएंगी, लाखों की संख्या में कैप वितरण किए जाएंगे, तमाम सारे स्टॉल लगेंगे सभी, ताकि चाहे हमारे संगठनों के कार्यकर्ता हों या संघ के कार्यकर्ता हों, सब वहाँ पहुँचेंगे। सबको उनकी समण जो पुरातन पहचान है उनको देने का काम किया जाएगा। ये देख सकते हैं साथियों, ये टैंक है वही नागपुर धम्म दीक्षा भूमि के बराबर में बना हुआ है। ये कभी युद्ध में प्रयोग किया गया था, अब ये रेस्ट मोड में है, इसको हम देख सकते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं समण धम्म दीक्षा भूमि नागपुर। यह वह मैदान है जहाँ पर पार्किंग का स्थल रहेगा। ये समण धम्म दीक्षा भूमि नागपुर की बैक साइड में, जहाँ हमारे यतेंद्र सर अभी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, हम भी आपके साथ ही बैठे हैं। तो हमारे खटके सर, योगेंद्र सर, आजाद सर और हमारी पूरी टीम और बिजली आगे गाड़ी पीछे गाड़ी में है। हम सब अब धम्म दीक्षा भूमि के मैदान में पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा मैदान है साथियों, चारों तरफ फैला हुआ है। यहाँ पर दीक्षा भूमि नागपुर की इस समिति के तत्वाधान में
यहाँ पर महाविद्यालय का संचालन भी किया जाता है, हॉस्टल का संचालन भी किया जाता है। अन्य कई प्रकार के और भी ऐसे स्थल हैं जहाँ पर मिशन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में बताएंगे। अभी हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं कि जो हमारी दीक्षा भूमि पर जो स्तूप बना है वह स्थल में किस तरह से प्रोविज़न रहेगा, पूरा उसका आज लोकार्पण करेंगे। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है यहाँ का स्तूप है जहाँ बाबा साहब की अस्थियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पर ही बाबा साहब ने दीक्षा ली थी 10 लाख लोगों के साथ। और हमारे साथ हमारी टीम रमेश कटके सर, एसपी परिहार सर, गुरु प्रसाद सर, समण योगेंद्र कुमार सर और समण वेद प्रकाश सर और अतेंद्र सर, इसके अलावा और साथी भी दाएं बाएं होंगे हैं। यहाँ पर हम खड़े अब हमारे साथ में हैं कटके सर जो कि यहाँ के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। कटके सर से जाने लगने वाला है, चूँकि महाराष्ट्र नागपुर के ही रहने वाले हैं तो उनसे आइए जानते हैं अंबाझरी तालाब की तरफ जाता है। अंबाझरियों का नागपुर की ऐतिहासिक दीक्षा भूमि पे सभी का स्वागत है। आप इस तरफ देख रहे होंगे जो बड़ा स्तूप दिख रहा है सफ़ेद, वो वही ऐतिहासिक स्तूप है जहाँ पर बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर महासमन बाबा साहब ने लगभग 5 लाख लोगों को दीक्षा दी थी, धम्म दीक्षा दी थी जी। उसी के साइड में जो बाबा साहब की और बुद्ध की स्टैचू दिखाई दे रही, मूर्तियाँ दिखाई दे रही, ठीक है। उसके बगल में बड़ा वृक्ष दिख रहा है, बोधि वृक्ष है। उस बोधि वृक्ष को अनुराधापुर श्रीलंका से लाया गया था जो कि मेन बुद्ध गया के बोधि वृक्ष की ब्रांच थी। ओके हाँ, उसी शाखा से ये बोधि वृक्ष लगाया गया सर। उसी वक्त। और उसके बगल में भिक्खुओं का ये है बोधि विहार। पार्किंग में ओके हाँ, ये बोधि विहार है सर। ये तो है। ये देख सकते हैं आप, ये सामने बोधि वृक्ष के पास ये वाला जो है इधर यहाँ पे नॉर्थ में पार्किंग की व्यवस्था होगी। या हमारी रैली जो है इस रास्ते से आएगी। ठीक। ये मेन गेट है। ओके ये मेन गेट है, ईस्ट वाला गेट है, मेन गेट है। ईस्ट वाला। यहाँ से हमारी रैली ऐसी जाएगी जा इधर। और ये पॉइंट पे जो दादा साहब गायकवाड़ जी का स्टैचू दिख रहा है सर, वहाँ से राइट की तरफ जाएगी, अंबाझरी रोड है। ये पूरा सर्कल आएगा इधर, ये लक्ष्मी नगर का स्क्वायर है। अच्छा। और जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ऊंची उधर, जी सर, वो बड़ी बिल्डिंग के थोड़ा इधर वहाँ पे मेन स्टेज रहेगा। ये वाली बिल्डिंग? हाँ, ये ओके। पहले थोड़ा सा इस बिल्डिंग से पहले? हाँ। ओके। और ऐसा पूरा रूट है कंप्लीट। ये ऑडिटोरियम है, बाबा साहब अम्बेडकर ऑडिटोरियम दीक्षा। कौन सा वाला, व्हाइट वाला? हाँ, वो व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला के पीछे का। हाँ, ये वाला ऑडिटोरियम, राइट। और उसके बाद ये पूरा सर्कल है एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जमीन है। और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज है, ये बुद्ध विहार के पीछे का। अच्छा अच्छा। ये बोधि वृक्ष के पीछे का, बुद्ध विहार के बुद्ध वृक्ष के पीछे जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज है। ओके, वहाँ पर। और ये लगभग 14 एकड़ की जमीन है। मतलब डिग्री कॉलेज है सर? हाँ, डिग्री है, पीजी है। ओके, पीजी। और नागपुर का सबसे बेस्ट कॉलेज है। ओके। 14 एकड़ जमीन है सर ये। हाँ, देखिए दोस्तों, ये धम्म दीक्षा भूमि में हम आए हुए हैं। हाँ। और कटके सर ने पूरी जानकारी दी है कैसे कैसे क्या होता है, और बाकी अंदर लेकर चलेंगे। और यहाँ पे सारे बुक स्टॉल रहते हैं, पूरे जानकारी कंप्लीट बुक स्टॉल से भरा रहता है। और ये आवाज इंडिया टीवी, ये इधर भिक्खु संघ का ये स्टेज है। अच्छा। भिक्खु संघ का दीक्षा का समारोह, ये हम खड़े हैं ना जी, लगभग 5000 भिक्खु यहाँ पर होते हैं। अच्छा। जिस किसी छात्री को धम्म दीक्षा लेनी है तो इधर से एंट्री करनी होती है। आपका नंबर और टाइम मिलता है। आवाज इंडिया का होता है ना? हाँ, वही आवाज इंडिया का जो ब्लू वाला टेंट दिख रहा है ना, उसके पहले। हाँ, उधर ये आवाज इंडिया टीवी का स्टूडियो है। इधर बहुत बड़ा 5000 भिक्खु और बाकी उपासक जो आते हैं धम्म दीक्षा लेने जी, यहाँ पर होती है। दीक्षा आधे घंटे में होती है, एक सेशन से, और आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है। तो इधर से नहीं होते। बोलते रहिए। नहीं, चारों है ना, ये देखो, एक दरवाजा नहीं, इसके अंदर एक दरवाजा, 2 दरवाजा
ये 3 दरवाजे। ये भी एक एंट्री गेट है, आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है तो इसके कई सारे एंट्री गेट बिहार रखे के हैं। तो एक अंदर एंट्री ये गेट इधर है है, इसका, एक इधर है और पीछे एक इसका एंट्री गेट चार उधर साइड में है, 4 गेट है। और एक एंट्री गेट इसका इधर साइड में है। अभी गए तो इधर से ये जो है तो नॉर्थ प्रीतम वाला सर है आए, एंट्री चलो। गेट, जिसमें हम जनरली एंट्री होती है। और इसके अलावा एक इसका एंट्री गेट ये भी है, ये पार्किंग एंट्री गेट है। तो दोस्तों ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये टोटल देखिए क्या फ्लैग शानदार लहराते हुए सर, तुमच्या दीक्षा भूमि स्टुडिओच्या पर तिथे येतोय आता। पंचशील कितना शानदार लहरा रहे हैं, आप देख रहे हैं। अच्छा, बुक स्टॉलला कुठला आहे याचा का? यहाँ पर जुनी सरांचा? बोध में है। हे आम्ही ये तुमचं नागपूर स्टॉल असते ना और तिथे आलो। इसके साथ मैं ले चलता हूँ आपको अंदर, जहाँ पर तुमने थोडं मागे आहे। अंदर जाके अंदर से आपको दिखाएंगे नाही भिक्खूंच्या दीक्षा स्टेजच्या भूमि के बारे में। साईडला। करते हुए और ये आप देख सकते हैं कि कुठे? समरदस्तक के माध्यम से आप देख रहे हैं। और ये बाबा साहब और तथागत बुद्ध की प्रतिमा स्तूपा के बराबर में लगी है। और हमारे रमेश खटके सर अपनी टीम को डायरेक्शन दे रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं, विस्तार से डिटेल से बता रहे हैं। और कुछ साथी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, नागपुर के ही समर संघी साथी हैं, प्रचार प्रसार के मेंबर्स हैं, उन सभी अभी रूबरू होंगे। उससे पहले मैं बता दूं, ये मुख्य द्वार है धम्म दीक्षा भूमि के स्तूप का, और इसके अंदर से ही सभी साथी प्रवेश करते हैं और चारों साइड में अंदर भ्रमण करते हैं। ये बोधि वृक्ष देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। और इसके बराबर में ये बुद्ध विहार है, दीक्षा भूमि नागपुर में स्थित है। और आप देख सकते हैं ये मुद्रा में हाथ, और ये मेन गेट, और जैसे कि हमने बताया कि शानदार ध्वज लहराते हुए पंचशील के। और यह भारतीय संविधान की प्रियम्बल को इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रेजेंट किया है, बहुत ही स्पष्ट और शानदार और खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत की है। और प्रत्येक साथी को भारतीय संविधान के प्रस्तावना का ज्ञान होना चाहिए। देखिए बहुत ही शानदार, जैसे कि भारतीय संविधान में है उसी प्रकार से यहाँ पर ये इस स्तंभ पे चारों ओर लगाई गई है। और ये पंचशील के ध्वज लहराते हुए, और ये हमारे समर्पित प्रकाश सर हमारे साथ जिसमें 20 लाख से भी अधिक साथी वहाँ पे पहुँचते हैं। तो सर क्या है ये कार्यक्रम, क्या लगता है और किस तरह से यहाँ भीड़ रहती है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। देखिए, हमारी जो समन संस्कृति है सर, वो बौद्ध काल से है। सम्राट अशोक के काल में वो और फैली, पूरी दुनिया में फैली। और उसके कुछ सालों के बाद धीरे धीरे प्रतिक्रांति हुई, और प्रतिक्रांति के बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म जो है लुप्त होने के कगार पे था। हम जिस भूमि पे आज है, ये भूमि भारत के लिए सबसे पवित्र भूमि है। ये पूरे एशिया का हार्ट है, दिल है, ऐसा हम समझेंगे इसको। क्योंकि इसी भूमि में जब लोग तथागत को भूल गए थे, सम्राट अशोक को भूल गए थे, सारिपुत्र मोगलायन को भूल गए थे, विशेषता समन संस्कृति क्या है, समन क्या होता है, वो भूल गए थे। बाबा साहब ने इसी भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि हमें हमारे पुरातन, हमारा जो संस्कृति है, हमारा पुरातन जो धम्म है, उसको अंगीकार करना है। और ये जो पूरा 14 एकड़ का जो ज़मीन है, इस पे आह्वान किया था कि लोग आए, और इस भूमि पर लोग आए, लाखों की संख्या में आए, गाजे बाजे के साथ आए, पैदल आए, अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधों पर उठाकर 1956 को 14 अक्टूबर को लोग आए, और सफ़ेद वस्त्रों से ये भूमि पूरी भर गई थी जी। तो उसी की याद में 14 अक्टूबर 1956 की याद में हर साल धम्म दीक्षा समारोह, धम्म चक्र अनुवर्तन कहता है, कोई धम्म चक्र पवर्तन कहता है, कोई धम्म दीक्षा दिवस कहता है। तो पहले तो महाराष्ट्र से लोग आते थे, फिर भारत से, और आज पूरी दुनिया से लोग उस दिन की याद में और इस धम्म को, इस मोमेंट को, इस सांस्कृतिक लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं। आप मेरे पीछे जो स्तूप देख रहे हैं, ये दुनिया का पहला ऐसा स्तूप है जो अंदर से खाली है, खोखला है।
या उसकी रचना जो है, आप दुनिया में सांची का स्तूप देखिए, धम्मेक स्तूप देखिए, दुनिया में कोई भी स्ट्रक्चर देखिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर थोड़ा निराला है। या। इसके अंदर आप जा सकते हैं, आप सांची के स्तूप के अंदर नहीं जा सकते, आज धम्मेक स्तूप के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन इस स्तूप में आप अंदर जा सकते हैं। तो इसके स्तूप के अंदर, जिन्हें हम बोधिसत्व कहते हैं, प्रज्ञा सूर्य कहते हैं, महामानव कहते हैं, उनकी जो अस्थियाँ है जी वो यहाँ अंदर रखी है। तो लाखों लोग इस यहाँ से एंट्री होती है, वहाँ से एंट्री है, लाखों लोग अंदर जाते हैं और अंदर उस अस्थियों का जो है उनको देखते हैं, उनको वंदन करते हैं, 22 प्रतिज्ञाओं को याद करते हैं, पंचशीलों को याद करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि हम हमारे सार्वजनिक जीवन में, हमारे धार्मिक जीवन में इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। फिर अच्छा बताइए, कंटिन्यू बोलिए। फिर ऐसे सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि बाबा साहब ने धम्म दीक्षा का लेने का निर्णय नागपुर की धरती को ही क्यों चुना? देखिए, ये तो बड़ा प्रश्न है, ये तो ऐतिहासिक प्रश्न है। इसके बहुत संदर्भ भी है कि इसी भूमि को क्यों चुना गया। तो वो संदर्भ है, हम बुद्ध के काल से उस संदर्भ को लेते हैं, ठीक है। तो हम गाथाओं में भी सुनते हैं, लंका, जम्बूद्वीपे, नागलोके, 10 पुरवरे, ये शब्द हम सुनते हैं ना। तो उसमें जो नागलोक आप सुनते हैं, वो नागलोक, ये नागभूमि है, ये नागों की भूमि है। ये शूर यानी बुद्ध के काल से जिन्होंने अनेक विपरीत परिस्थितियों में धम्म को जीवित रखा, जंगलों में जीवित रखा, है ना, जिनको बौद्ध होने के कारण गांव के बाहर निकाला गया, शूद्र कहा गया, अस्पृश्य कहा गया, ऐसे नागलोक जो है वो इस भूमि के अगल बगल में इस भूमि पे रहते थे। और बाबा साहब का पूरा विश्वास जो है कि इन लोगों पे था, जिनको हम महार कहिए या चंबार कहिए या मातंग कहिए, है ना। फिर साउथ में हम माला कहते हैं, मादिगा कहते हैं, उत्तर में आप उसको चमार कहते हैं, है ना। उन सब लोगों पे बाबा साहब का एक भरोसा था कि मैं जो 2500 साल के बाद, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इस धम्म चक्रों को गतिमान कर रहा हूँ, प्रवर्तित कर रहा हूँ, तो मेरा लोग जो है इसको आगे ले जाएंगे, ऐसा पूरा विश्वास था। इसीलिए 14 अक्टूबर को 13 और 14 तारीख जो है यहाँ हम तय हुई। उसका और एक कारण है कि तथागत ने आनंद को ये बात कही थी। आनंद ने जब पूछा था कि तथागत अब तो महिलाओं का भी संग हो गया है, तो अब हमारा धम्म कितने दिन टिक सकता है, तो तथागत ने कहा था कि आज से 500 साल तक तो इस धम्म को हम देख पाएंगे कि ये। और ये फिर रिपीट एक प्रश्न हुआ था कि भाई 500 साल के बाद धम्म का क्या होगा। तो आनंद को तथागत ने कहा था कि आप चिंता मत करो, जम्बूद्वीप में मेरे महापरिनिर्वाण के 2500 साल बाद एक बोधिसत्व जन्म लेगा और वो बोधिसत्व पूरे विश्व में, भारत में इस धम्म चक्रों को गतिमान करेगा। तो तारीख भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी तारीख को पूरे 2500 साल महापरिनिर्वाण को हुए थे। और ये जगह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको हम नागलोके कहते हैं, नागलोक जो है ना, नागभूमि कहते हैं। इसलिए जो आपने पूछा कि इसी भूमि को क्यों ये किया, इसका भी एक हिस्ट्री है कि उधर साउथ नागपुर में भी एक माटे नाम के हमारे उपासक थे, बाबा साहब के प्रचारक थे। उन्होंने 20-22 एकड़ का ज़मीन बोला था। और अलग अलग आप सब पता है, बेंगलोर की भी लोग बोल रहे थे हमारे यहाँ, ये हैदराबाद के लोग बोल रहे थे, मुंबई के लोग, दिल्ली के लोग, लेकिन बाबा साहब ने इस भूमि को चुना। और सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि बाबा साहब ने यहाँ पे धम्म दीक्षा का निर्णय लिया होगा, तो बेसिकली बाबा साहब का उद्देश्य क्या रहा होगा ऐसे कार्यक्रम को करने के लिए? इतना बड़ा उन्होंने दीक्षा दी थी, उनके विचार में क्या, मन में क्या विचार चल रहा होगा, और वो क्या अपेक्षा कर रहे थे समणों से, जो अभी तक शायद नहीं पूरी हो पाई है, ऐसा वो क्या है? समणों से जो वो उनकी अपेक्षा थी कि जो बुद्ध धम्म यहाँ से लुप्त हो गया है, सम्राट अशोक के काल के बाद या सम्राट अशोक की 10वीं पीढ़ी बृहदत्त के बाद, फिर कनिष्क आए होंगे, पाल राजा आए होंगे, हर्षवर्धन आए, इन सब के बावजूद भी प्रतिक्रांति इतनी हावी हो गई कि यहाँ पे जो मूल ये धम्म था, मूल संस्कृति, ये गायब हो गई। यहाँ मनुस्मृति लाई गई। मनुस्मृति की व्यवस्था जो है ये ऐसी व्यवस्था है जो असमानता वाली व्यवस्था है, जो समानता नहीं मानती, जो ऊंच नीच मानती है। बाबा साहब को भारत में सारी जो जनता है, चाहे शूद्र हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, सबको एक जगह पे लाना था। और ये एक ही धम्म है जो आदमी को बराबरी का समझता है। इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध धम्म को ही अपनाया और अनेक प्रश्न उठे। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, क्या बाबा साहब भी क्या महाश्रमण थे? बिल्कुल। हम लोग जब 500 अरहंतों ने उन्हें बोधिसत्व कहा, जी, तो ये सवाल बिल्कुल ही
ठीक है, अच्छा है, लेकिन जब 500 अरहंत एक साथ बैठते हैं या। और ये कहते हैं कि ये जो बैठे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये ही इस काल के बोधिसत्व है, या। तो जो बोधिसत्व है वो महासमन है। अच्छा प्रिय सर एक बात जानना चाहेंगे कि अभी समर संघ का नाम बहुत तेज़ी से उड़ रहा है। जी। पिछले 4 साल से देख रहे हैं हम, समर संघ जुड़ने और जुड़ने की बात करता है, मैं समण हूँ एक अमिट पहचान देने की बात करता है। जी। तो सर वो 2 अक्टूबर को मैंने सुना है शायद 4 से 5 हज़ार समर संघी लोग आ रहे जी। हैं, और वैसे तो यहाँ पर 20 लाख समर संघी उपस्थित होंगे। हाँ। तो सर क्या लगता है कि समर संघ अपने उस जो टारगेट को लेकर चल रहा है, उद्देश्य को लेकर चल रहा है, उसमें कहाँ तो सफल हो पाएगा? बिल्कुल सफल हो पाएगा जब हमारी मंशा पवित्र होती है, जी। हमारी मंशा प्रामाणिक होती है। हम जब बुद्ध को मानते हैं, हम बाबा साहब से प्रेम करते हैं, मानना और प्रेम करना, जी। बहुत जो प्रेम करता है ना वो जान भी दे सकता है। बिल्कुल। तो हम बाबा साहब को केवल मानते नहीं, बुद्ध को केवल मानते नहीं, तो हम बाबा साहब से प्रेम करते हैं, बुद्ध से प्रेम करते हैं। और हम जो स्वप्न बाबा साहब ने देखा था कि इस पूरे जम्बूद्वीप को प्रबुद्ध भारत करना है, तो प्रबुद्ध भारत करने की और एक ही रास्ता दिखता है कि यहाँ के जो लोग हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे अछूत हो, चाहे दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, कन्वर्टेड मुस्लिम्स हो, वो भी हमारे भाई है, उन सबको पहले तो बताए कि आप सब समन हैं, आप सब समन हैं। जब सब पद को पता चल जाए कि हम समन हैं, और समन है मतलब क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, जब वो देखेंगे कि हमारी संस्कृति तो बुद्ध से जुड़ी है, हम तो राजा महाराजाओं के वंशज है, जब ये जानेंगे हम तो सम्राट अशोक के वंशज है, हम कनिष्क के, हर्षवर्धन के वंशज है, हम राजा महाराजाओं के वंशज है, शूरवीरों के वंशज है, जो इतिहास को जानेंगे, समन संघ के साथ जुड़ेंगे और खुद को एक समन मानेंगे, और जब समन मानेंगे तो धीरे धीरे उनकी प्रज्ञा जागृत होगी, धीरे धीरे उनमें जो विजडम है वो जागृत होगा, भाईचारा निर्माण होगा, महिला पुरुष भेद खत्म होगा, हम में भी जो उपजातियां है उसका भी भेद खत्म होगा, और एक उज्जवल प्रज्वल सोचने वाला समझने वाला समाज तैयार होगा। और हम देखेंगे कि जिस तरह से आज मनुस्मृति को मानने वाले, मनुवाद को मानने वाले, उच्च नीच को मानने वालों की सरकारें हैं, ये समन संघ इतना मजबूत हो कि हम इन सरकारों को गिरा दे और एक प्रबुद्ध भारत, एक उज्जवल भारत, एक वैज्ञानिक भारत, एक बुद्ध को समता, स्वतंत्र, बंधुता, करुणा, मैत्री को जानने वाला भारत निर्माण हो, यही आशा हम समन संघ से रखते हैं। बहुत बहुत साधुवाद सर। हम लास्ट में ये चाहेंगे कि हमारे जो भी साथी दर्शक देख रहे हैं, आप समणों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर को यहाँ जो कार्यक्रम होने जा रहा है, महासमणों का मेला लगने जा रहा है, समणों का कुंभ लगने जा रहा है, उन समणों के लिए आपकी तरफ से क्या? बिल्कुल मैं आह्वान करूंगा और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे आह्वान करूंगा कि आप तो आएंगे दीक्षा भूमि, लेकिन आप ज़रूर ढूंढना कि समन संघ कहाँ है, समन कहाँ खड़े हैं, महासमन कहाँ खड़े हैं, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके बैनर्स कहाँ है, उनके स्टॉल्स कहाँ है, वो कौन सी किताब आपको देना चाहते हैं, वो आपको किस धारा प्रवाह में लाना चाहते हैं। अगर वो ना भी दिखे तो खोजने की प्रयास करना कि दीक्षा भूमि पे समन कहाँ है, उनको खोजना, उनको देखना, उनसे बात करना, समझने की कोशिश करना, अपने नंबर जो है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, वो एक्सचेंज करना, ताकि आने वाले काल में आप लोग भी इस समन संघ से जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आएंगे। ये पवित्र दीक्षा भूमि है। हम लोग 70-72 सालों से यहाँ लोगों का हुजूम देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग आते हैं। यहाँ कभी भगदड़ नहीं होती, यहाँ कभी असुविधा नहीं होती, यहाँ किसी के वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होती। हमारी माता बहनें आती है, बेटियाँ आती है, तो यहाँ हमारी माता बहनें को भी कभी तकलीफ़ नहीं होती। तो ऐसी ये जगह है जहाँ कोई किसी को तकलीफ़ नहीं देता है। तो आप आइए, किसी की जेब नहीं खट्टी, किसी का कुछ नुकसान नहीं होता। तो आप आइए, लाखों की संख्या में आइए, समनों से मिलिए, अपनी बात रखिए, सोचने समझने की प्रक्रिया में आ जाइए और इस समन संघ से जुड़िए। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने हमारे दर्शकों को अच्छा मार्गदर्शन दिया। थैंक यू। ये उनका पहले पैसे का मुख्य इसको मालूम है, मोमेंट का पैसा है, मोमेंट का कार्य से ये लेना देना डिजाइन दिया गया है। जब देंगे तब उसी तरह दीक्षा दी जाती है। ये गुरु प्रसाद सर से जिम्मेदारी है, क्योंकि ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। और ये स्थापित की हुई है। इसके अलावा विस्तार से आगे लोग अंदर जाते हैं, वहाँ से वापस जाते हैं। प्रीतम प्रियदर्शी सर से एंट्री है, तीनों दिन यहाँ से लोग अंदर जाते हैं, उधर से एग्जिट हो जाती है जी। तो इधर और इधर दोनों एग्जिट है और दोनों एंट्री, दोनों एंट्री। तो हमारा जो मसला है, हमारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन वो यहीं पे सॉल्व हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है इधर रखना दोनों तरफ से और उधर रखना दो दोनों तरफ। प्रकार का मांस आता है यहाँ पर, हाँ 3 प्रकार का। एक जो मांस आता है उनको इधर से कुछ लेना देना नहीं है, हाँ वो किताबें किताब बेचो, कुछ बेचो। म्यूजिक बजाओ, जी यहाँ खाना खाओ, उससे कुछ नहीं। वो चुपचाप आता है, दर्शन लेते यहाँ से आता है, स्तूप में जाता है, सीधा बाहर अपने घर चला जाता है। दर्शन तो लेते। ऐसे मास्क से कन्वर्सेशन करना है तो अपने को ये 1 पॉइंट और 1 पॉइंट, ये पॉइंट उनके लिए ठीक है। और आराम से चलते क्योंकि आराम से क्यों कोई में टेंशन नहीं है ना, चलते हैं। रुक के चलते बता सकते हैं, अपन उनको किताब दे सकते हैं। दूसरा मार्क्स होता है जो केवल और केवल किताबों के लिए आता है, उस स्तूप में भी नहीं जाता फिर। अच्छा सिर्फ इधर खरीदारी हाँ, इधर खरीदारी, चर्चा होगी, मोमेंट की बात होगी, आगे क्या करना है ना, आगे कैसे पॉलिटिकल सोशल कल्चरल मोमेंट्स को ले जाना है, ये चर्चा। तो ये चर्चा ये पूरा ग्राउंड है, हाँ इसमें होती है। वो पूरा इसमें सारे किताबों का है। बुद्धिजीवी, दर्शन वाले लोग नहीं है, या वो सारे बुद्धिजीवी आपको इधर मिलेंगे। ओके, इंटेलेक्चुअल हाँ, बस ये पूरा एरिया है ना, अच्छा सारे बुद्धिजीवी आपको यहाँ मिलेंगे। बुक स्टॉल सारे। ये दूसरा तबका है अपना हाँ। यहाँ का। तीसरा है ये पूरा मैदान जो है ना, इधर पुलिस का स्टेशन ये लगता है, व्यवस्था है ये पूरा। तो इधर छोटे मोटे गायक रात भर गाना ये करते रहते हैं इधर। तो यहाँ वो मास है जो रात भर रुकता है, भजन गाना गांव से आता है, टिफिन वगैरह करके यहाँ पे सोएंगे। तो वो क्योंकि इधर तो पूरे स्टॉल रहते हैं, इधर कोई स्कोप नहीं है, तो वो सारा का सारा तीसरा प्रकार के जो लोग हैं जो रात में आएंगे तो इनको है कभी भी स्तूप में जाएंगे, रात भर तो रुकना ही है, तो वो लोग हैं। फिर एक चौथा तबका है जो उधर जो गेट बन रहा है, उधर स्टेज बन रहा है ना, वहाँ पूरे पॉलिटिकल, अभी वहाँ पॉलिटिकल भाषण होंगे सारे। अच्छा आरपीआई वाले, वंचित वाले, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले सब स्टेज पे रहते हैं। भारती माधव वाले। हाँ, और तो एक चौथा तबका है जो पॉलिटिकल भाषण सुनने के लिए आता है, बढ़िया उधर। अच्छा, सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है मतलब हाँ, पूरे आपके पास। तो हमें चारों जगह पे हमारा जो है किताब डिस्ट्रीब्यूशन का काम जी। करना होगा। तो यहाँ पर अपना स्टूडियो है, ये पूरा इलाके में, इधर अपने को कोई स्टॉल की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। यहाँ पे भी हमारे संघ के समन संघ के कार्यकर्ता खड़े रहेंगे ना, अच्छा इधर से और उधर संघी, से, दोनों तरफ। दोनों तरफ से, तो स्टॉल की ज़रूरत मतलब नहीं 4 है। पॉइंट हमें स्टॉल काय के लिए चाहिए, सिर्फ किताब को स्टोर करने के लिए। या जैसे 100 किताब उठा लिए, 4 लोगों ने 400 किताबें आ गई, यहाँ रखे, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इधर हो गया। तो अपना स्टूडियो है कि आप पूरी किताबें, ठीक है। रख दो उसमें। तीसरा एक तबका है जो धम्म दीक्षा के लिए आता है, जी, वो पूरी धम्म दीक्षा यहाँ होती है। ये स्टेज पे भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई रहते हैं, अच्छा। 22 प्रतिज्ञा और जगह से? धम्म दीक्षा। हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पेंडल रहता है। या हाँ, यहाँ लोग रुकते हैं, 22 प्रतिज्ञा लेते हैं, जी, ठीक है। तो ये एक पार्ट ये है। तो ऐसे हमें अलग अलग पार्ट में इस जगह से हमारी दीक्षा दी किताबें जाती है। हमें ये करनी ये होगी। धम्म दीक्षा का पॉइंट है, तो ऐसा है, यहाँ से पूरे ग्राउंड को धम्म दीक्षा 5 का पार्ट हो संबोधन किया गए। जाएगा। कॉलेज का जो हिस्सा है उधर कुछ नहीं रहता है, सिर्फ एग्जिट एक कॉलेज से दी जाती है, बाकी कॉलेज से कोई लेना देना नहीं रहता उस दिन। ऐसे ही अब समझ में आ गया। लेकिन इस वक्त मीटिंग नियोजन अभी है, कल बैठने वाले हैं, संडे को, आज बैठने वाले थे। तो लेकिन फिर वो अभी कल एक काम बैठेंगे। करते हैं, अपना जो पिरामिड में जो बुक स्टॉल है अपना स्टॉल रहेगा हाँ, आधा, हाँ, उतना ही रख देते हैं। यहाँ पे भी है, अपने बहुत इष्ट मित्र है जो यहाँ पे बैंक वाले हैं, महाराष्ट्र बैंक वाले हैं, उनको बोल सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ता इधर बैठेगा, ये हमारा यहाँ गट्ठा रहेगा। हाँ। तो उसके लिए स्पेशल मैंने मेरा ये है कि स्पेशल कोई अपने को स्टॉल वाल अलग से जरूरत नहीं है। अलग से ज़रूरत नहीं। पुलिस संघ की टीम है और प्लानिंग कर रही है कि नहीं, यहाँ बैठने कैसा के है, लिए पिरामिड में जो कार्यक्रम आधा की मिलता तैयारी है कैसे छोटा की सा, वो जाएगी, ठीक है कहाँ से वो entry तो की कार्यकर्ता जाएगी, तो उधर और बैठेंगे कहाँ ही। पे स्टॉल लगेंगे, बराबर है। कहाँ पर अब political यहाँ पे लोगों स्टॉल का भी कार्यक्रम कितना मिलता है, रहेगा, 8x6 का, और कहाँ पर उसमें अपने कितने कार्यकर्ता intellectual बैठ लोगों का लेंगे। कार्यक्रम रहेगा। ये सारे 8x6 के, प्लानिंग चल रही है। हाँ, यहाँ पे बहुत जगह है। पूरा खाली रहता है ना। ये पूरा तरह से भंते जी का प्रियदर्शी जो सर है ना, हमारे पूरा भंते जी डायरेक्शन के दे रहे हैं कार्यकर्ता को पूरी, बोल कहाँ पे दिया कि क्या हमारी ये करना है। भूख है भाई, बस यहाँ पे रह जाती। वो इसका भी लगता है ना, यूसेन बुद्धा का भी स्टॉल लगता है, ये सब अपने मित्र ही है ना। फिर वो लॉर्ड बुद्धा वाला भी एक बांध देता है इधर। तो ये सब जगह अपने को, अगर बरसात भी आती है फिर भी यहाँ अपने बचा रहेगा। हाँ, अच्छा ये किताबों के लिए है। कुछ पिरामिड में रखेंगे, कुछ हमारे दोस्त लोगों के इधर दुकान है उधर रखेंगे। तो हमें, मुझे नहीं लगता कि स्टॉल बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जी, ठीक है। अभी है कि हम एक आइडिया कर सकते हैं कि वहाँ से बहुत भीड़ रहती है और इधर से बहुत भीड़ रहती है। तो एक हमारे 10 कार्यकर्ता यानी 3-3 फुट में 30-30 फुट के, नहीं क्या मैं भी समझूँ के बड़े बैनर हाँ। वो हमने करने चाहिए, ये सर पॉइंट लिख लो। है ना। खड़े रहेंगे 1 घंटा, बड़े बैनर
1 घंटा पकड़ के खड़े रहेंगे। हाँ, और अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सअप करें। और नंबर 4 बाय 10 या ये 3 बाय नहीं, ऐसी 3 फीट हाइट ना, इसी ऐसे पकड़ने को, और ऐसा कितना भी लंबा है ना। और उस पे व्हाट्सअप नंबर, हाँ व्हाट्सएप नंबर नहीं, स्कैनर लगवा देंगे, स्कैनर बोलिए, नंबर बोलिए, वो लगवा दिए, लोग जुड़ते हैं। तुरंत ज्वाइन। मैं भी समन हूँ, मैं क्यों हूँ, कैसे हूँ, जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप करें। स्कैनर और व्हाट्सएप, स्कैनर और व्हाट्सअप नंबर डाल देने का, तो आप ऐसे उस पर स्कैन हो जाएगा, हाँ WhatsApp स्कैन हो पे जाएगा। QR तो कोड ऐसे बनेगा कम से कम उसका लिंक। 1 2 3 4 बैनर तो भी हमें अच्छा, करने होंगे। साइज क्या रहे उसका? कुछ नहीं, अपन जैसे खड़े हैं ना, तो हाँ। ऐसे पकड़ते हैं, जी, तो ये हाइट हो गई 2.5 फीट, अच्छा और ऐसा लंबा जितने लोग रहेंगे उतना, अच्छा, एक मैसेज आएगा 10 लोग रहेंगे तो उतना 30 फुट, 10 साथी अगर पकड़ लेंगे ऐसे करके तो 3 फुट पे भी रहते हैं हाँ, तो तो 30 फीट का बैनर हो जाता है। अट्रैक्शन का पॉइंट ही बनेगा और लोग आएंगे तो हाँ। कहेंगे भाई जुड़िए जुड़िए तो स्कैन करिए। हाँ, ये वाला है। लोग पूछते हैं क्या है, किताब भी दीजिए। स्कैन करिए, राइट, किताब लीजिए। राइट बात। तो जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ हम लोग अपना बैनर खड़ा कर लेंगे। ये भी कहेंगे भाई ये स्कैन करना है, आपको क्योंकि किताब कैसा ले है, लीजिए। टंगाने वाला बैनर आप बार बार नहीं हिला हाँ, सकते, राइट वो बात दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि इतने लोगों के बैनर लगते, इतने झंडे लगते, तो तुम्हारा कहाँ छिप जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। इसका कोई ये नहीं। ये तुम्हारा लाइव है, यहाँ नहीं देख रहे क्या लोग, वहाँ चलो चले भाई, जाओ, उधर चलो, ये यहाँ आपने नहीं दिख अच्छा रहे क्या, बताया, उधर चलो। ये जैसे सर ने बहुत अच्छा बताया तो है। ऐसे फिर 3 तो एक बात ऐसी है सर, इधर खड़े रहेंगे ना, वहाँ पे भी बैनर नहीं, यहाँ प्रॉब्लम कैसा है कि ये बैरिगेट्स है। इधर इधर वाला नहीं नहीं, मैं समझाता, आप आओ, आइए। जी, बैनर उधर रहेगा अपना बैरिगेट से। पूरी है ना, संघ की यहाँ से टीम एंट्री है, पूरे मैदान का तो हम अवलोकन लोग करते यहाँ हुए लाइन से खड़े रहे के कहाँ की व्यवस्था कैसे रहेगी, कहाँ कौन ऐसे, सा बैनर और लगना बैनर है, अंदर, कहाँ पे कौन सा ऐसा स्टॉल पकड़ लगना के। है, कहाँ पे किसका क्या हाँ। प्रोग्राम रहेगा, पढ़ते रहो। बहुत ही गहनता के साथ बारीकी से जांच करते हुए क्राउड इतनी रहती पूरी जब क्राउड टीम- नहीं रहेगा तब नहीं, जब क्राउड कम रहेगा। कि आप देखा कि लगातार प्लानिंग्स चल रही है, और ये हम लोग स्तूपा के ठीक पीछे साइड में हम लोग बैठकर ये आगे की रणनीति बना रहे हैं। आप देखिए, सांची के स्तूप से लिया हुआ ये द्वार है, इसमें जो ये धम्म चक्र लिया हुआ है ऊपर लगा है, उसके नीचे अशोक की लाट सुशोभित हो रही है, और साथ ही साथ अन्य चक्र भी तमाम लगाए हैं, और भी तमाम सारे जानवर जो कि बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं उनकी सबकी यहाँ पर प्रतिमाएं लगाई गई हैं, चाहे वो सिंह हो, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, इस तरह से, चाहे अशोक की लाट हो, चाहे धम्म चक्र हो, ये सब लगा है। साथ ही साथ देखिए, आप देख सकते हैं कि संघ की टीम पूरा एक एक पॉइंट को पॉइंट आउट कर रही है, और प्रत्येक पॉइंट पर डिटेल से चर्चा कर रही है, जिससे कि कोई भी कमी रहने ना पाए। और ये हमारे जो प्रीतम सर हैं, ये काफ़ी चीज़ों को, चूँकि लोकल में रहते हैं, लगातार कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, तो इन्हें अच्छा आइडिया है। साथ रमेश खटके सर भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो उनको भी काफ़ी अच्छा आइडिया है। बाकी पूरी टीम, समन संघ की टीम यहाँ पर बैठी है, और काफ़ी देर से एनालिसिस कर रहे हैं इसका। विस्तार से काफ़ी जानकारी देते हुए, और ये हमारे नागपुर के कुछ साथियों के साथ तो आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो ये काफ़ी इसकी एक समिति है, और उस समिति का मैं आपको ये बोर्ड लगा है, ये समिति ही सब प्लानिंग बना के तय करती है कमेटी पूरी, और ये कमेटी फिर ये तय करेगी कैसे कैसे क्या क्या काम होना है। तो उसमें आपकी जो यहाँ की जो बाबा साहब की जो स्मारक समिति है, उसका पूरी ये है परम पूज्य है, कार्यकारिणी की डिटेल लगी है, समिति अध्यक्ष और सदस्य, सेक्रेटरी, सबकी डिटेल नागार्जुन है, जो साथी यहाँ पर व्यवस्था के सुरई साई अध्यक्ष देखते हैं।
सुधीर जी हैं, इस तरह ये से सब के तमाम सब साथी हैं व्यवस्था- जो सदस्य के रूप में हैं, नामित हैं, ये सब हैं। ये बोर्ड बिल्कुल स्तूप के पीछे लगा है और बाकी मैंने आपको स्तूप दिखाया। स्तूप की डिपली मैं बारीक से दिखा देता हूँ आपको। देखिए स्तूप के काफ़ी ऊंचाई पे है, बना हुआ है। और ये बहुत दूर दूर तक मैदान है। यहाँ पे कॉलेज भी है, दीक्षा भूमि का ही है नागपुर का। और ये पूरे मैदान के चारों तरफ पेड़ लगे हैं। ये समर सिंह भाई प्लानिंग कर रहे हैं। ये सब पार्किंग है। इसमें इसका नियम भी है कि 500 मीटर की सीमा तक कोई भी बिल्डिंग इस स्तूप से ऊंची नहीं बनाई जा सकती, ऐसा नियम है। इसलिए ये जो सामने आप देख रहे हैं कि मेट्रो जो रेलवे स्टेशन बना है, इसकी हाइट भी कम रखी गई है, क्योंकि 500 मीटर से ऊंची इसको नहीं बनाई जा सकती। और धम्म दीक्षा भूमि के नाम से ही ये मेट्रो स्टेशन रहेगा। आइए अब ले चलते हैं आपको धम्म दीक्षा भूमि का जो स्तूप बना है उसके अंदर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि बाहर का जो स्तूप बना है सेम वैसे ही स्तूप इसके अंदर एज इट इज़ बना है। और वहाँ पर भी तथागत बुद्ध की मूर्ति को स्थापित किया गया है, ये आप देख रहे होंगे। इस तरह से ये पूरा काफ़ी बड़ा स्पेस है। इसके अंदर काफ़ी साथी बैठकर यहाँ पर विपस्सना और ध्यान करते हैं, बुद्ध वंदना भी करते हैं। भारत नहीं बल्कि विश्व से यहाँ पर। और ये जैसा कि हमने बाहर स्तूप देखा था सेम वैसे ही स्तूप यहाँ पर ये रखा गया है, कांच के अंदर एज इट इज़ बनाया गया है। और हमने इसको लोकार्पण करते हुए, दर्शन करते हुए अब आपको एक यहाँ पर एक चक्कर चारों तरफ होकर दिखाते हैं आपको। ये पूरी बैरिकेडिंग की हुई है, इसके अंदर किसी को जाना अलाउ नहीं है। इसके बाहर लोग भ्रमण कर सकते हैं। सभी साथी अपनी इच्छा से, चूँकि ये इसका मेंटेनेंस भी होता है, यहाँ की एक कमेटी करती है और साफ़ सफाई की व्यवस्था और इनोवेशन का काम चलता है। तो जो भी साथी वहाँ पहुँचते हैं वो अपनी इच्छा से दान करते हैं, क्योंकि दान पारमिता हमारे धम्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए सभी साथियों को दान पारमिता के तहत दान करने की आदत होनी चाहिए। और सभी चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे के सहयोग से चलती हैं और हमें कभी भी चूकना नहीं चाहिए। और ये इस तरह से बाबा साहब की चारों ओर की परिक्रमा हम करते हुए, बैरिकेडिंग से पूरा कवर्ड है। ये बैक साइड एरिया जहाँ पर तथागत बुद्ध की स्थिति लगी है, ये पूरा है। देखिए कितने शानदार कलर के साथ प्रयोग किया गया है। और ये सामने आप देख सकते हैं कांच का स्तूपा के अंदर भी एक स्तूपा और है। पूरा बहुत ही सिस्टमेटिकल बनाया हुआ है। ये एकदम चारों से पिलर से कवर किया हुआ है और उसके अंदर रखा हुआ है। इसके अंदर किसी को जाना अलाउ नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर इसी के अलावा साथियों ये आप हमको ले चलते हैं राइट साइड में। इसके हमारी राइट साइड में भी एक ऐसे ही और एक स्तूपा बनाया गया है, जिसको आपको दिखाते हैं हम। ये स्तूपा भी इन्होंने पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है। उसका सेम डेमो है, एकदम सेम बनाया है बिल्कुल लकड़ी का, बहुत ही सुंदर। ये यहाँ पर इसको भी संरक्षित किया गया है। इसके अलावा देखें आप, ये स्तूपा है। और इसके अलावा जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के ये माता पिता हैं। और इसी तरह से इन बाबा साहब के जीवन से संबंधित तमाम
बाबा साहब की फ़ोटो, रमाबाई की फ़ोटो, सकपाल जी महाराज की फ़ोटो, भीमाबाई माता की फ़ोटो, समय समय पर बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी टीम के द्वारा किए गए क्रियाकलापों की अलग अलग झलकियाँ यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। आप यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो प्रत्येक इस प्रति जो पिक्चर्स लगाई हैं सबका अवलोकन करें, गहनता से परीक्षण करें, बाबा साहब का स्ट्रगल को समझें। इसलिए बाबा साहब जो कहते हैं उनकी विचारधारा की आइडियोलॉजी को भी समझें। और जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लगभग सभी समण फॉलो करते हैं, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा को कहीं ना कहीं सब फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए हमें बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा दिए गए मूल मंत्रों को फॉलो करना चाहिए। एक बहुत ही फेमस और सिंपल बाबा साहब की कोटेशन, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब का ओवरऑल उनकी जो थीम है उसका सार है ये। हमारे जो समण हैं वो शिक्षित बने तो निश्चित रूप से उनका विकास हुआ, वह उन्नति के मार्ग की ओर प्रशस्त हुए। लेकिन दूसरा बाबा साहब ने कहा था ऑर्गेनाइज रहिए, संगठित रहिए। हमारे साथी अभी संगठित नहीं हो पा रहे हैं, बिना संगठित हुए ही एक सफल होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। चूँकि हम टुकड़ों में रहकर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, जबकि हमारे महासमण बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ऑर्गेनाइज रहें, संगठित रहें, संग रहें। जब हम इकट्ठा रहते हैं तो हमेशा सफल रहते हैं, हम मजबूत रहते हैं। प्राइमरी की पाठशालाओं में भी हमें पढ़ाया जाता है कि जब लकड़ी का गट्ठा इकट्ठा होता है तो बहुत ही मजबूत और सशक्त रहता है, और जब उसको खोल दिया जाए तो वो जो लकड़ियाँ अकेले में कोई भी उनको तोड़ सकता है। इसी प्रकार साथियों, जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे झाड़ू होती है, और जब झाड़ू इकट्ठा होती है तो वह कचरा साफ करने के काम आती है, और उसी झाड़ू को जो कि बंधी होती है एक बंडल के साथ, एक संग के साथ, उसी को यदि हम खोल देते हैं और वो बिखर जाती है तो वो खुद एक कचरा बन जाती है। और जब कचरा बन जाती है तो कचरे को बाहर कर दिया जाता है। इसी से हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब तक हम ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, संगठित नहीं होते हैं, तब तक हम इसी तरह कचरे की तरह हमारा शोषण होता रहेगा। लेकिन यदि हम ऑर्गेनाइज हो गए, संघ में आ गए, एक साथ इकट्ठा हो गए, तो निश्चित रूप से बड़े से बड़े कचरे को साफ करने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, आह्वान है कि हम लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, स्वयं का एनालिसिस करें, और बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने आचरण करें, कर्म करें, अपने शीलों को धारण करें। साथ ही साथ हमारे अपने महापुरुषों की बात को अनुसरण करें, जिन्होंने फोकस किया था ऑर्गेनाइज रहने के लिए। चाहे महासमण बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे हमारे तथागत गौतम बुद्ध हों, चाहे हमें रविदास, संत श्रोमणी रविदास जी हों, पेरियारी मीराबा स्वामी हों, कबीर दास हों, या जितने भी महासमण हुए, सभी ने कहा ऑर्गेनाइज रहिए, इकट्ठा रहिए। यहाँ तक कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे दादा परदादा हैं, जब वे अंतिम सांस लेते हुए भी जाते हैं तो वो अपने बच्चों को यही शिक्षा और ज्ञान देते हुए जाते हैं कि बेटा साथ साथ रहना, एक साथ रहना, जुड़े रहना, तो आपको मजबूत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो ये बात हमारे
समण साथियों को समझ में क्यों नहीं आती। आज मेरा आप सभी साथियों से कहना है कि आप सब समण की विचारधारा को पहचानें, पुरातन पहचान को पहचानें, सब अपनी समण आइडियोलॉजी को पहचानें और इकट्ठा रहें, साथ साथ रहें, संग संग रहें, तो 100% आपको सफलता मिलेगी साथियों। तो ये मैं थोड़ा सा, चूँकि आप ये पिक्चर देख रहे थे तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अपनी बात को कहा। मेरे वक्तव्य में कोई बात ख़राब हुई हो तो मैं क्षमा भी चाहूँगा। ये देख सकते हैं पूरा शानदार गोल्ड का बना हुआ स्तूप, जो कि कांच के अंदर सैम स्तूप में अंदर रखा हुआ है। और ये हमारे संघ के कुछ संगी साथी जो बोधि वृक्ष के पास में उद्घोष करने का काम कर रहे हैं। इनका जोश देखने से ही बनता है। जहाँ पर हम संग हो जाते हैं, संग में हो जाते हैं, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, हौसला बुलंद हो जाता है, हम ताकत में आ जाते हैं, हमारे अंदर जोश प्रवाह हो जाता है। इसलिए हमें जोशीले बना रहने के लिए, ताकत में रहने के लिए हमें संग रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। ऐसा आह्वान आशा विश्वास के साथ मैं सभी साथियों से अनुरोध करूँगा कि हम सब संग रहें। ये वहाँ की आया मेरे साथ में, यहाँ पर मेरे साथ में 15 से 20 समण संगी मेरे साथ आए हैं। और जो 2 अक्टूबर को यहाँ पर समणों का महामेला लगने वाला है, समणों का महाकुंभ लगने वाला है, उसकी पूरी व्यवस्था देखने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि 20 लाख से भी अधिक हमारे समण यहाँ, उनकी ट्रांसपोर्ट रहेगी, कहाँ पे उनका खाने का इस व्यवस्था रहेगी, किधर से वो उनकी एंट्री रहेगी, कहाँ पर उनका एग्जिट रहेगा, कहाँ पे आके वो विपස්සना करेंगे, कहाँ पे आके धम्म दीक्षा ग्रहण करेंगे, ये सारी व्यवस्था को देखने के लिए और उनके रहने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ये संघ का एक डेलीगेशन आज यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है धम्म दीक्षा भूमि पर, जहाँ पर समणों की जो धम्म दीक्षा भूमि है वहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर लगातार व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है। और हमारे बीच में हमारे समण कटके सर भी आए हुए हैं, जो कि प्रीतम सर भी आए हुए हैं, वो भी कुछ इसमें बताएंगे इसके बारे में। बता दिया तो अभी पीछे भी बताया था। मैं चाहूँगा 5 मिनट के लिए कटके सर आप भी थोड़ा ब्रीफ कर दिए कार्यक्रम के बारे में, प्लीज़ कटके सर। सभी को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में रजिस्ट्रार था और बाबा साहब के लंदन के घर का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था मैं, और खरीदने का काम मेरा तब था। भारत से लगभग 22 राज्यों से लगभग 5000 लोग आ रहे हैं 2 अक्टूबर को। उनकी एक महारैली होगी। सारे भारत के लोग ये कहना चाहते हैं कि हम ये समणों की संस्कृति में सारे एक है। SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के सारे लोग भारत के इधर आकर कहते हैं एक हो जाओ और नेक हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, तो ही आपका भविष्य सुरक्षित है। अन्यथा बाबा साहब ने जो हमको पूरी जिंदगी दी है वो बर्बाद ना करे, अगली जनरेशन के लिए आप कुछ सुरक्षित छोड़ जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। समण हमारी अमिट पहचान है, हमें उसे पहचानना चाहिए। हम समण हैं। वो एक लाइन मुझे बोली मेरे चैनल पे बोली। जी जी ठीक है। वो शायद आप बोलने वाले थे ये। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रमेश रुकमाबाई नामदेव कटके, मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में रजिस्ट्रार था और बाबा साहब का जो लंदन का घर खरीदा गया उसका ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं आज कि दीक्षा भूमि पर 2 अक्टूबर को लगभग भारत के 23 राज्यों से 5000 लोग आ रहे हैं। उनका एक ही मैसेज है आपको कि सारे भारत के SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज जो इतिहास में आप समन थे, सब इकट्ठा आ जाओ। इकट्ठा आएंगे तो ही बचेंगे, अन्यथा बाबा साहब ने जो आपके लिए धरोहर छोड़ी है, आपका जीवन बाबा साहब की वजह से और किसी से नहीं। और वो संविधान दिया है, बुद्ध का धम्म दिया है, ये समणों की विरासत है, इसको बचाना है। अगली जनरेशन को अगर सुखी देखना चाहते हो तो सारे भारत के समणों इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा नहीं हो जाएंगे तो सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगली जनरेशन आपको दोष देगी कि आपने जगाया नहीं लोगों को, हमारे लिए विरासत में कुछ नहीं छोड़ा है। इसीलिए सारे भारत के समणों को इकट्ठा होने का हम
आह्वान कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमः। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद है, जुड़ने की, जिद है, जुड़ने की, जब जब जुड़े हैं, तब जीते, जब जब जुड़े हैं, तब जीते, जब जब जुड़ेंगे, तब जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे, तब जीतेंगे। हम सब समान है, हम सब समान है, हम सब समान है, हमारा संग, समान हमारा संग समान, बाबा साहेब, अमर रहे, बाबा साहेब, अमर रहे, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान, गौतम बुद्ध की, जय, गौतम बुद्ध की करुणा हो, गौतम बुद्ध की, करुणा हो, बाबा साहेब, अमर रहे। साधु साधु बहुत साधु। बहुत साधु। अपना सामाजिक उत्तरदायित्व, धार्मिक उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। स्मारक समिति भी अपनी जवाबदारी को समझे, अपना उत्तरदायित्व निभाए। नहीं तो हम लोगों को आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आए और ये कार्यक्रम सुचारू रूप से कैसे हो, डिसिप्लिन के साथ, हमारी जो शांतिपूर्व संस्कृति है बुद्ध की, उस शांति के साथ, डिसिप्लिन के साथ। आपने देखा कि यहाँ इतने लाखों की भीड़ रहती है, ना किसी का जेब कटता है, ना किसी को धक्का लगता है, कुछ भी नहीं, बहुत सुचारू तरह से होता है। तो इस साल भी ऐसा ही माहौल रहे, उसकी तैयारी, उसकी पूरी बड़ा दिख रहा। तो हमने आपको दिखाया जब दीक्षा भूमि के पूरा दर्शन कराए। अब हमारी टीम वापस चल दी है समर्पण चिचौली के लिए जहाँ हम ठहरे हुए हैं। जी सर। तो धागे का जो बैग वहाँ होता से है फिर ना, सीधा कैसा खुलता है हाँ, पूरा? सारे उधड़ता फिर सब बिखर जाएगा। सारे उधड़ जाते हैं, डेफिनेटली खुल जाते हैं। हमारा धागा उधड़ गया कि बस आ गया। सभी समन संघी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी हम नागपुर में, ये एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला रोड है। अभी हम लोग अभी दीक्षा भूमि से आए। दीक्षा भूमि में हमारे समन्वय की टीम ने इतना अच्छा मैसेज दिया कि दीक्षा भूमि के सारे लोग बहुत ही बहुत आनंदित हो गए। तो आज हमारे साथ है जेपी अम्बेडकर सर। पहले ड्राइवर जो हमारे ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, उनके भरोसे पे हम खाना पीना खाएंगे आज। और योगेंद्र सर, अतिन सर, वो बात करेंगे 1 मिनट। आपको कैसा लग रहा है सर नागपुर में ड्राइव करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शांति से ड्राइविंग करनी पड़ती है। हाँ, कोई हौच-पौच नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने शांति संविधान लिखा है। तो उसी तरीके से ये जो शहर है वो संविधान के तरीके से ही शांतिपूर्वक काम करता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ ड्राइविंग करने में बहुत अच्छा लगता है। जी सर। जी। और उसके बाद हमारे पास योगेंद्र कुमार सर है, जी सर। जो कि यूपी से, वो बात बताएंगे नागपुर के बारे में। नहीं, नागपुर तो मैं कई बार आ चुका हूँ और नागपुर ये हमारी ही भूमि है, नागों की भूमि है। और जो यहाँ हमारा आने का पर्पज In है 1 वो है kilometer, bear left onto Manish Nagar. Biltrodi Road towards Manish Nagar. 2 अक्टूबर को जो बाबा साहब की दीक्षा भूमि है, वहाँ पर समणों को इकट्ठा करना, उनको एक अपनी एक अलग पहचान देना। जो हमारी पुरातन पहचान है समण, उस पहचान को यहाँ इस बार पहली बार यहाँ देने का काम करेगा समण संघ। उसी के लिए हम यहाँ तैयारी में आए हैं, क्योंकि हजारों समण संघी यहाँ पहुँचेंगे, जिनकी रुकने की, ठहरने की व्यवस्था शांतिवन चिंचोली में रखी गई है। वहाँ उनका ठहरने का, खाने का, पीने का, नहाने का सारी व्यवस्था उनकी वहीं पे है। और वहीं से गाड़ियों के द्वारा दीक्षा भूमि हम आएंगे। और दीक्षा भूमि आने के बाद वहाँ सभी जितने भी समण हैं, उनको हम जो समण संघ की हमारी ग्रंथ है समण पहचान की, वो हम उनको भेंट करेंगे, उनका एड्रेस लेंगे, उनका फ़ोन नंबर लेंगे और उन सब से हम विनती करेंगे कि भाई आप सभी लोग अपनी जो मूल पहचान है उसको पहचानें। और उसके तहत हम जितने भी SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी हैं वो सब इकट्ठा हों, तभी हम जो है इस देश में अपना सब कुछ पा सकते हैं। तो मेरा सभी से आह्वान है कि जो भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे वो सभी लोग आएँ दीक्षा भूमि नागपुर में, और ये ढूंढें कि जो समण संघ हैं उनके लोग कहाँ हैं, उनकी जो ग्रंथ वितरण का कार्यक्रम वो कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन कौन सी उनकी स्टॉल लगी हैं, वो कहाँ खड़े हैं, कहाँ उनके बैनर है, कहाँ पोस्टर हैं, उनसे भेंट करें। वो समण पहचान का जो ग्रंथ है उसको लें, उसको पढ़ें और पढ़ाएं, उसका प्रचार प्रसार करें और अपने नंबर, फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस देकर जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, ताकि जल्दी से जल्दी ये समण पहचान का कार्यक्रम हमारा पूरे देश में फैल सके। ये मेरा संदेश है सभी समणों को, भारत के समणों को। तो मैं आह्वान करूंगा सभी को कि 2 अक्टूबर को जरूर पहुंचे। धन्यवाद सर। जय भीम, संगनवामी सर। अभी हमारे साथ, धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ हमारे मीडिया मैन है, जो जिनका नाम डॉक्टर JP अम्बेडकर सर है। वो हमेशा इसके लिए तरोताज़ा रहते हैं।
वो नागपुर के बारे में बताएंगे कि उनको नागपुर आने के बाद कैसा फील हो रहा है। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद करके सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं नागपुर आया हूँ। आज मुझे दूसरा दिन है और हम लोग चिचौली स्थल में घूमने गए थे, तो वहाँ पर जहाँ पर काफ़ी समय स्टे करने की व्यवस्था बनाई जा रही है, बहुत ही शानदार स्थल है। वहाँ पर 10 से 15 वहाँ पर मीनार से जहाँ पर बिल्डिंग्स बनी है, जहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है, बहुत ही शानदार है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही शानदार है। यहाँ पे आपको गर्मी में कोई फील नहीं हो रही है और यहाँ पे पर्यावरण बहुत ही स्वच्छ और साफ़ है। और अभी आज हम धम्म दीक्षा भूमि समर धम्म दीक्षा भूमि जो है वहाँ घूम के आए हैं और वहाँ के साथियों से मिल के आ रहे हैं। तो वहाँ पर काफ़ी साथियों से पूरी चर्चा करी गई कि 2 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है समणों का जो होने जा रहा है, 20 लाख से भी अधिक साथियों जो यहाँ समय इकट्ठा होने जा रहे हैं, वहाँ पे किस तरह से व्यवस्था रहेगी, कौन कौन क्या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था रहेगी, कहाँ पर खाने की व्यवस्था रहेगी, कहाँ पर एंट्री करेंगे, कहाँ से एग्जिट करेंगे, ये सारी व्यवस्था को हम सुनिश्चित करके और उसकी व्यवस्था को बारे में बनाने के लिए पूरी चर्चा करके आ रहे हैं ताकि हमारे समर्थक आएंगे वो दिक्कत ना हो। इसके अलावा अभी हम जा रहे हैं चिचौली, जहाँ पर साथियों 1000 से 2000 की संख्या में स्टे करने की व्यवस्था है। उनके लिए व्यवस्था में उनके रूम्स के में सारी चीज़ों की व्यवस्था, शीशे की, टॉयलेट की, बाल्टी, मग्गा, सभी व्यवस्था करनी है।